नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, सावन का रिमझिम महीना जो है वो शुरुआत हो चुका है। लगभग 2 महीने तक, अगर सनातन धर्म की बात करें तो ये 2 महीने तक चलने वाली मलमास महीने के नाम से जाने जाती है। लेकिन स्थिति इन 2 महीनों में बिहार के राजनीति की क्या होने वाली है, ये शायद आपको पता नहीं होगा। चलिए हम कयास लगाते हैं और बात करते हैं कि अब जो राजनीतिक स्थिति है अपने राज्य की, क्या वो फिर से करवट लेने वाली है। जी हाँ, एक मसला नहीं बल्कि कई मसले सामने आ रहे हैं इसके। अभी बात करें हाजीपुर में अपने पिताजी की कर्मभूमि पर वो उनकी जयंती समारोह मना रहे थे चिराग पासवान, और वहीं से बहुत कुछ ऐलान भी किया है उन्होंने। दरअसल उन्होंने ये कह दिया कि अब हम चुनाव यहीं से लड़ेंगे, ताल ठोक के कह रहे हैं। कुछ बातें हैं और भी बातें हैं जिसकी जानकारी के लिए हम पहुंचे हैं। लोजपा रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं हमारे साथ हुलास पांडे जी। इन्हीं से बातचीत करने पहुंचे हैं और इन्हीं से मुखातिब होते हैं। सर, क्या लग रहा है इस सावन में कितना कुछ परिवर्तन होने वाला है? बाजार बहुत गर्म हो रहा है राजनीति का। आपके माध्यम से पहले तो समस्त देशवासियों को पवित्र सावन का हम लोग शुभकामना, हमारे तरफ से शुभकामना। जी जी, धन्यवाद। जहां आप एक तरफ देख रहे हैं कि 5 तारीख को जो हमारे पार्टी के संस्थापक, हम सबों के नेता आदरणीय रामविलास जी के जयंती समारोह में अनेकों दल के नेता वहां पहुंचते हैं और वहां पे जो आदरणीय भारत सरकार के मंत्री हैं पारस जी, जो दावा करते हैं कि ये सांसद उनके साथ हैं, उसमें 2-2 सांसद भी वहाँ पे उपस्थित होते हैं। तो प्रधानमंत्री के सामने भी ले गए उनको। हाँ, ये तो दिखाने के लिए लेके गए थे, लेकिन वहाँ पे दोनों सांसद भी वहाँ उपस्थित हुए और पूरे बिहार में जन्मोत्सव मनाया गया। और ख़ास करके हाजीपुर में जो हमारे नेता का कर्म स्थली रहा है, वहाँ पर पूरे परिवार के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी अपने तमाम परिवार के साथ, चाहे उनकी बहनें हों, बहनोई हों, भांजे हों, उनकी माता जी हो, सब लोगों ने वहाँ उपस्थित होकर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इससे उत्साह और बढ़ा हाजीपुर की जनता का। आप सब भी वहाँ पे उपस्थित अगर हुए होंगे, वहाँ भी किसी भी मतदाता से, किसी भी वहाँ की जनता से अगर आप पूछें तो हाजीपुर की समस्त जनता यही चाहती है कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हाजीपुर से लोकसभा की चुनाव लड़ें। और वैसे में हमारे पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि जो काम हमारे संस्थापक महोदय ने हाजीपुर के लिए कर दिया है, अपने आप में कीर्तिमान है, और उस कीर्तिमान को और आगे बढ़ाने के लिए हाजीपुर को देश के पटल पर सर्वोच्च स्थान दिलाने के लिए हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को हाजीपुर की समस्त मतदाता और जनता चाहती है कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ें। वैसे में हमने बयान सुना है आप लोगों के माध्यम से भी कि वहाँ से भारत सरकार के मंत्री आदरणीय चाचा कहते हैं कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी चाहे जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे वो जमानत जब्त करा देंगे। तो ये तो सुखद रहेगा कि भाई 5 साल आप हाजीपुर के सांसद रहे हैं और आदरणीय हमारे नेता को वहाँ की जनता चाहती है, हमारे पार्टी के पदाधिकारी। तो हम तो चाहेंगे कि चाचा भी हाजीपुर से ही चुनाव लड़ें, क्योंकि हमारे नेता का हाजीपुर से, आदरणीय चिराग पासवान जी का हाजीपुर से चुनाव लड़ना तय है। ये तय है। अच्छा, चलिए, चुनाव लड़ने की तो बात हो रही है। परोक्ष रूप से कहें या सॉफ्ट कॉर्नर कहें बीजेपी का, ये है कि चिराग पासवान को वो अपने खेमे में ही लाना चाहते हैं, ताकि चिराग जो है वो उन वोट के, जब चुनाव का वक्त आए, 2024 के लोकसभा चुनाव का वक्त आए, तो किसी भी कसर से, कोई भी कसर छूटनी नहीं चाहिए विपक्षियों को दरकिनार करने में। तो क्या लगता है प्रत्यक्षतः ये कब सामने आ रहा है हर मामला? देखिए, हम भाजपा की ही बात नहीं करेंगे। भाजपा या कोई भी दल जो बिहार में राजनीति कर रही है या देश में राजनीति कर रही है, तो वैसे दल को और वैसे नेता को अपने साथ जोड़ने का प्रयास जरूर करती है या जोड़ना चाहती है जिसके पास मास वोट बैंक हो। और आज की तारीख में बिहार में इकलौते हमारे आदरणीय नेता हैं, हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, कि जहाँ भी जिस कार्यक्रम में जाते हैं स्वस्फूर्त भीड़ वहाँ इकट्ठा होती है और उनके साथ आवाज़ बुलंद करती है बिहार के विकास के लिए। तो ये सभी दल को दिखता है
कि आज के तारीख में चिराग पासवान जी के साथ बिहार के नौजवान ही नहीं, समस्त जनता उनके साथ खड़ी है। बड़ा उम्मीद और आशा रखती है चिराग पासवान जी से। तो सभी दल को इच्छा होगी कि हमारे नेता को अपने साथ जोड़े, लेकिन हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़ा स्पष्ट किया है और हमारे दल के लोगों ने, हमारे दल के और पदाधिकारियों ने भी ये सुझाव रखा है कि जब तक हमारा जो विजन है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, हमारे विजन जो है, हमारे सिद्धांत जो है, जिस सिद्धांत के लिए हम लोगों ने बिहार में पिछली बार विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ने का निर्णय लिया था, क्यों? वह उस समय 7 निश्चय पर चुनाव हो रहा था, 7 निश्चय की नीतियों के साथ नीतीश जी आगे बढ़ रहे थे, जो हमको एक्सेप्टेबल नहीं था। तो हमारे नीतियों के साथ जो दल हमसे हाथ मिलाएगा, आगे बढ़ाएगा बिहार के विकास के लिए और बिहार के हित में, हम उससे समझौता करेंगे। नीतीश जी की बात हो रही है तो एक बात और लाजमी है कि इस पर चर्चा हो। स्थिति जो बन रही है राजनीति की बिहार में, आप भी देख रहे हैं, सर्वविदित भी है। क्या लग रहा है? विपक्षियों की बैठक हुई है और विपक्षी जो है जिस तरह से एक एक करके अपना अपना रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। केजरीवाल तो स्पष्टता उन्होंने कर दिया है कि भाई हम बस अपने ही मुद्दे पर कायम रहेंगे। क्या लग रहा है चिराग जी का कोई, जैसा कि आपने ऑप्शन दिया अभी कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं, हम ऑप्शन लेके चल रहे हैं कि हमारे साथ हमारी बातों को जो मानता है हम उसके साथ खड़े हैं। क्या लग रहा है आपको, इस मुद्दे पर कैसे खड़े होंगे आप? देखिए, विपक्षी एकता का ये जो नाटक है, जो हम इसको नाटक का स्वरूप देते हैं, जहाँ एक तरफ बिहार में विपक्षी एकता का बैठक होता है, केजरीवाल जी आते हैं, बहुत प्रदेश के अन्य प्रदेश के नेता, अपने अपने दल के नेता यहाँ आते हैं, और एक तो पीसी होने से पहले एक आदमी निकल जाता है, एक नेता निकल जाते हैं, दूसरे नेता का दल ही, पूरा दल जाके भाजपा में शामिल हो जाता है। जैसा कि एनसीपी को आपने देखा होगा, महाराष्ट्र में अजित पवार पूरी पार्टी लेकर पूरे सांसद विधायकों के साथ बीजेपी में समाहित हो गए। तो ऐसे में ये विपक्षी एकता का बैठक कभी न सफल हुआ था, न होगा। और ये विपक्षी एकता का बैठक हम लोगों ने पूर्व के इतिहास में भी देखा है, कभी सफल नहीं रहा है। चूँकि वैसे दल जहाँ सबका अपना अपना निजी स्वार्थ हो, सब लोग प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हों, त्याग करने की बात आएगी तो कोई त्याग करने को तैयार नहीं है। सबको स्वार्थ है कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं। तो जहां स्वार्थों की बात आएगी, जहां सिद्धांतों को गौण किया जाएगा, वो समझौते सफल कभी नहीं हुए हैं और न कभी होंगे। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि विपक्षी एकता का एक तरफ बैठक हो रहा है और जदयू के खुद सांसद और जदयू के अधिकांशतः विधायक या तो हमारे पार्टी और हमारे नेता के संपर्क में है या बीजेपी के संपर्क में है, वो अपना भविष्य तलाश रहे हैं। तो जहां एक तरफ आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार में विपक्षी एकता की बैठक कराते हैं और उनके सांसद और विधायक ही उनके पक्ष में नहीं है, वो अपना भविष्य तलाश रहे हैं। वो जानते हैं कि मेरा भविष्य यहाँ सुरक्षित नहीं है। क्यों सुरक्षित नहीं है? आप भाजपा के साथ विधायक बन के आए, भाजपा के साथ अलायंस था तो आप सांसद बने, विधायक बने। अब अलायंस चेंज हो गया, अब आपकी जीत निश्चित है कि नहीं है, अधर में है। आपका सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप अधर में है। तो ऐसे माननीय सांसद और माननीय विधायकों का लाजमी है भविष्य तलाशना। और जब जदयू यहाँ सुरक्षित नहीं है तो विपक्षी एकता का क्या महत्व है? बिल्कुल। चलिए बात करते हैं कि सुरक्षा किसको है, सुरक्षित कौन है। चिराग पासवान ने ये कहा है कि मेरे राजनीतिक कैरियर जो है उसकी हत्या कराने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये कुछ लोग में उनके जहन में कौन कौन है? अब ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्पष्ट करेंगे। कोशिश तो निश्चित तौर पे किया गया था। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद हमारी पार्टी, हमारे नेता निर्णय किए कि हम सिद्धांतों के आधार पर बिहार की जनता के बीच जाएंगे, और हम लोग गए भी और जनता का आशीर्वाद भी मिला। सीटें हमको कम मिली या नहीं मिली ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि ज़्यादातर बिहार की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया और कई सीटों पर हम सेकंड स्थान पर रहे। हमारी पार्टी को जो वोट आया वो सेकंड स्थान पर, जदयू तीसरे नंबर पर की पार्टी बनी। जी। सत्तारूढ़ पार्टी को अगर जनता तीसरे नंबर पर भेज देती है जिस सीट पर, और हमको अगर सेकंड स्थान देती है, तो अपने आप में ये दर्शाता है कि बिहार में चिराग पासवान जी का एक्सेप्टेंस बढ़ा है। इसमें कहीं दो राय नहीं है, आंकड़े गवाह हैं। तो वैसी परिस्थिति में इनके बढ़ते हुए लोकप्रियता को
इनकी राजनीतिक छवि को या इनके राजनीतिक करियर को कम करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए उनके परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर जो षड्यंत्र रचा गया, पार्टी तोड़ी गई, ये तो पूरे देश की जनता देख चुकी है। और वो लोग चाहेंगे कि जो इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, जो बिहार में ये आगे बढ़ रहे हैं, बिहारियों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, बिहार में विकास की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में कैसे इनको रोका जाए, उसके लिए षड्यंत्र पहले भी उन लोगों ने किया, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन इन षड्यंत्रों से हमारे नेता पर, हमारी पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे जो पार्टी के संस्थापक थे, उनका जो विजन है, जो सिद्धांत है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इसको पूरा करने का पार्टी ने जो संकल्प लिया है, इसके राह पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर, चाचा जी इतना तिलमिला क्यों रहे हैं? चाचा जी ने स्पष्ट किया है कि चिराग पासवान हाजीपुर क्या कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे तो उनकी ज़मानत हम जब्त करा देंगे। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि वो बार बार एक ही चीज़ दोहरा रहे हैं। इसके पीछे का क्या मकसद है? क्या चाचा जी का कोई सॉफ्ट कॉर्नर हो रहा है क्या अपने भतीजे के प्रति? अब ये चाचा जी तय करें, चाचा जी स्वयं उस षड्यंत्र के एक हिस्सा रहे हैं। अच्छा। चाचा जी को मंत्रालय उनके छवि पर और उनके किए गए कार्यों पर नहीं मिला था। भारत सरकार में जो मंत्री बने थे वो तो बड़ा ही स्पष्ट है कि हमारे नेता को कमज़ोर करने के लिए हमारे पार्टी को तोड़ा गया, और पार्टी को तोड़ने वाले कौन थे, बिहार की जनता और देश की जनता देख चुकी है। और पार्टी को तोड़ने का उद्देश्य ये नहीं था कि उनको मंत्री बनाना है, उद्देश्य ये था कि चिराग पासवान जी को कैसे कमज़ोर किया जाए, कैसे लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़कर दो हिस्सों में करके इसको समाप्त किया जाए। और उस षड्यंत्र के हिस्सा महत्वपूर्ण रूप से बने आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, और भारत सरकार में मंत्री बन बैठे। जहां एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब हमारे पार्टी के संस्थापक अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहे थे, अंतिम क्षणों में उनका हाल चाल जानना मुनासिब नहीं समझे, जाकर मिलना मुनासिब नहीं समझे, उनके साथ बैठकर चाचा षड्यंत्र करके और पार्टी को तोड़ के, परिवार को तोड़कर भारत सरकार में मंत्री बने। इसके लिए हाजीपुर की जनता कभी उनको माफ़ करेगी? हम तो चाहते हैं कि हाजीपुर से ही चाचा नामांकन करें। अच्छा। हम चाहते हैं कि हाजीपुर से ही चाचा नामांकन करें। वो तो हमारे नहीं, पहले से सांसद हैं, और 5 साल का जो उन्होंने काम किया है और जिस तरीके से उनका परसेप्शन बना है वहाँ हाजीपुर में, वो तो आएंगे अगले चुनाव में, उनको पता चल जाएगा कि जमानत किसका जब्त होता है। उन्होंने तो सर स्पष्ट कहा है कि जब बड़े भाई यानी रामविलास पासवान जी उत्तराधिकारी बनाकर हमको छोड़ के गए हैं, और हम ही हैं जो उत्तराधिकारी हैं, असली उत्तराधिकारी हैं हाजीपुर के। आपको हमने पहले भी कहा है कि उत्तराधिकारी उनको किस रूप में हमारे नेता ने बनाया था कि आप पार्टी को तोड़ दीजिए। आप ऐसे उत्तराधिकारी बनेंगे जो पार्टी को तोड़ देंगे, परिवार को तोड़ देंगे। तो पार्टी को तोड़ने वाले को, परिवार को तोड़ने वाले को अपने आप को उत्तराधिकारी कहने का कहीं कोई हक नहीं बनता है। अब जबरदस्ती अपने मुंह से किसी को कुछ बोलना है तो कोई रोक तो नहीं देगा। चिराग पासवान जी से एक सवाल पूछा गया था 5 तारीख को ही कि चिराग जी, हाजीपुर की जनता चाहती है, जनता कह रही है कि आपकी माता जी भी जो है वो क्षेत्र में आएँ और लोगों से रूबरू हो सकता है उन्हें भी टिकट मिले। तो उनका एक मकसद यही था कि हुलास पांडे जी जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो स्पष्ट करेंगे कि कौन यहाँ से चुनाव लड़ेगा। देखिए, माताजी का कभी भी माताजी आए पार्टी में, हमारी पार्टी को और मजबूती मिलेगी, हम लोग उनका स्वागत करेंगे और हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता इससे उत्साहित होंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन माताजी ने इसके लिए सहमति नहीं दी है। अच्छा। कई बार हम सबों ने प्रयास किया, माताजी की सहमति नहीं है, वो राजनीति में आने से इनकार करती हैं। तो इस बात पर अभी आगे और बात नहीं बढ़ी है ताकि उस पर हम कोई आपसे चर्चा कर सके। अभी तक हम लोगों को ये सफलता नहीं मिली है। हम लोगों का निवेदन, आग्रह अभी वहाँ स्वीकार नहीं किया गया है माताजी के द्वारा, और आशीर्वाद उनका हम लोगों के साथ है। हम लोगों के साथ उनका आशीर्वाद है, लेकिन अभी राजनीति में आने से उन्होंने मना किया है, तो इस पर हम लोग आगे अभी आपसे बात नहीं कर पाएंगे। आखिर में एक सवाल और, नवादा की बात कर रहे थे कुछ देर पहले ही, नवादा का जो पूरा परिदृश्य है वो कैसा होने वाला है? नवादा में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का पार्टी के कार्यक्रम युवा संवाद में 8 तारीख को उपस्थित होना निश्चित हुआ है। आप सब भी आइए, देखिए,
कि वहाँ के नौजवान, वहाँ के मतदाता, वहाँ के हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कितने उत्साह में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करते हैं, उनको सुनते हैं और उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर बिहार फर्स्ट और बिहारी को फर्स्ट बनाने का संकल्प दोहराते हैं। तो आपके कैमरे भी गवाह बनेंगे। और वैसे नेता और वैसी पार्टियां जो कोसते रहती हैं कि चिराग पासवान जी के पास वोट बैंक नहीं है, तो आके वो अपनी आंखों से देखें, अपने कैमरों से देखें और अपना चश्मा उतारें। ज़मीन साफ है। आप वर्तमान में सांसद बन गए हैं, चूँकि एनडीए के गठबंधन के साथ चुनाव हुआ था और तब हमारे पार्टी के अभिभावक जीवित थे और उस समय आपको टिकट दिया गया था, तब आप सांसद बने हैं। ज़मीन आपका साफ है। जहाँ से आप सांसद चुन के आए हैं, दोबारा आप सांसद नहीं बनने जा रहे हैं। वहाँ की जनता आपके किए गए कुकृत्यों को माफ़ नहीं करेगी। जो अपने पार्टी को तोड़ा, अपने परिवार को तोड़ा और निजी स्वार्थ के लिए, सरकार में रहने के लिए और मंत्री बनने के लिए आपने जो नुकसान पहुंचाया है, मतदाताओं को जो आपने आहत किया है, जो मतदाता बड़े उत्साह से कि भाई आप लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद हैं और इस नाम पर आपको वोट दिया और उनकी भावना को आहत करके पार्टी तोड़ के आप चले गए, तो आपको क्या लगता है दोबारा वहाँ की आपकी जनता आपको माफ़ करने वाली है? साफ़ करने वाली है। आपको माफ़ नहीं, आपको साफ़ करेगी। चलिए, फिर से एक बात आप निकाल दिए, बात बढ़ गई तो एक बात और याद आ गई। यह बात ये कि अगर चिराग पासवान भाजपा के साथ हाथ मिलाते हैं या भाजपा इनको जो है वो आमंत्रित करती है, उधर पशुपति पारस जी भी इसी पार्टी के एक मेंबर हैं, सदस्य हैं, उसके बाद चिराग जी के आने के बाद क्या इनका जो मंत्री पद है वो बरकरार रहेगा? क्या ये उसके हिस्से में रहेंगे? क्योंकि वो कह चुके हैं कि चिराग के आने से ना तो मुझे कोई खुशी होगी और ना ही मैं इनका विरोध करूंगा। सीधी सी बात है। अब पशुपति पारस जी के पास क्या बचने वाला है? क्या वो फिर से नीतीश बाबू के साथ जाएंगे? अब ये तो पारस, हमारे भारत सरकार के जो मंत्री हैं आदरणीय पारस जी, उनको तय करना है कि वो क्या करेंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ हम नहीं, आप नहीं, और भारत सरकार के प्रधानमंत्री, हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तय करते हैं कि कौन कैबिनेट में रहेंगे, कौन बाहर रहेंगे। और वहाँ भाजपा के लोग तय करते हैं कि कौन उनके साथ रहेंगे, कौन उनके साथ नहीं रहेंगे। इसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है और इसमें हमारे पार्टी का कोई अधिकार नहीं है। अब भाजपा के लोग अगर चाहते हैं कि हमारे नेता और हमारी पार्टी उनके साथ अलायंस करें, तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन और सिद्धांत के एक्सेप्टेंस के साथ हम लोग अलायंस बिहार के हित में करेंगे। अगर भाजपा हमारे सिद्धांत को मानती है, हमारे पार्टी के विजन को एक्सेप्ट करती है और बिहार के हित में होगा, तो निश्चित रूप से उनके साथ हम जाएंगे। लेकिन बिहार के हित के लिए और बिहार के उत्थान के लिए, विकास के लिए हम लोग जो आगे बढ़े हैं, उस सिद्धांत को छोड़कर हम किसी के साथ समझौता नहीं कर सकते। चलिए सर, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष लोजपा रामविलास के हुलास पांडे जी अभी बातचीत कर रहे थे और इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है। दरअसल कई महीनों से ये कयास लगाया जा रहा था कि चिराग आखिर हैं तो किस खेमे में है, लेकिन कुछ दिन पहले ही दिल्ली में जिस तरह से बैठक हुई अंदरूनी भारतीय जनता पार्टी के अंदर और चिराग को सॉफ्ट कॉर्नर के रूप में देखा जा रहा है, चिराग जी के प्रति उनका जो स्नेह है वो स्पष्ट तौर पे, हालांकि इसकी खबर बाहर अभी तक पुष्ट होके नहीं आई है, ये सूत्रों के आधार पर बातचीत हो रही है, लेकिन स्थिति क्या कुछ बदलने वाली है। अब पशुपति पारस जी यानी चाचा जी चिराग के अब कहाँ जाने वाले हैं, कैसे इनमें, इनके दल में क्या कुछ बदलाव होने वाला है, इस सावन के रिमझिम महीने में ये देखने को ज़रूर मिलेगा। चलिए इंतज़ार करते हैं और बने रहिए आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।